नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। पश्चिम बंगाल की जो चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई है, उसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इसका विपक्ष की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, बंगाल की पॉलिटिक्स कैसे बदल जाएगी। तमाम सवालात हैं जो लोग एक दूसरे से जानना चाहते हैं। इनमें से कुछ सवाल हम भी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ जवाब दे पाएंगे, कुछ जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि अब ममता बनर्जी का क्या होगा, ममता बनर्जी पर क्या इसका असर पड़ेगा। देखिए, जाहिर है चुनाव हारने पर ममता बनर्जी की कद छोटा होगा। बंगाल में ममता बनर्जी सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरी थी। ममता बनर्जी ने लंबे संघर्ष के बाद लेफ्ट पार्टीज के गढ़ को उखाड़ फेंका था और एक मजबूत जीत उन्होंने हासिल की थी। 15 साल तक पश्चिम बंगाल को अपना अभेद किला उन्होंने बनाया और उसके बाद अब वो चुनाव हार गई। खुद भी चुनाव हार गई और उनके चुनाव हारने इस पूरे चुनाव परिणाम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। इसलिए हम लोग तो केवल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सम्मान करना है तो हम लोग सम्मान करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन कई सवालात हैं जो कालांतर में सब संस्थाओं को देने पड़ेंगे, जिनके जवाब आज नहीं देंगे तो कल देना पड़ेगा। लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो इतिहास हमेशा मांगता रहता है। तारीख में कुछ ऐसे प्रश्न जरूर होते हैं जिनका जवाब देना तमाम राजनीतिक दलों के लिए, तमाम नेताओं के लिए, संस्थाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सालों साल से, कई साल से जो इज्जत, जो अपना वकार कायम किया होता है इन संस्थाओं ने, थोड़े बहुत ऐसे इंसिडेंट्स जरूर होते हैं जब उन पर सेंध लगती है, उस पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। ज्ञानेश कुमार उनसे उनमें से एक हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता थी उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होने दिया। बहुत निष्पक्षता के साथ चुनाव उन्होंने करवाया है। लेकिन फिर भी इतिहास तो जवाब मांगता है, इतिहास तो सवाल पूछता है। लोग तो अब ये भी बात कर रहे हैं कि भाई एमएस गिल जब थे तो एमएस गिल ने पार्टी छोड़ी, पार्टी ज्वाइन करने से पहले नौकरी छोड़ी, नौकरी से रिटायर हो गए। उसके बाद कुछ दिन वो रिटायरमेंट के जीवन जी रहे थे। उसके बाद वो राज्यसभा पहुंचे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। वैसी स्थिति बताई जा रही है। टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसके बाद रिटायर हो गए। कई साल के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुनाव टिकट पर चुनाव भी लड़ा। उन दोनों ने रिटायरमेंट का इंतजार किया। आजकल कौन इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। खैर, हम लोग बात करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस की इस हार का क्या असर होगा। अब मसला यह है कि तृणमूल कांग्रेस के बाद अब इस पार्टी को कौन चलाएगा। तृणमूल कांग्रेस की पार्टी को ममता बनर्जी के बाद, ममता बनर्जी के बाद स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस पार्टी को चलाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर हम लोग दिल्ली में देखें तो दिल्ली में ममता बनर्जी के पास लोकसभा में करीब 30 सीटें हैं, 32 सीटें हैं। उन 32-37 सीटें हैं अखिलेश यादव के पास, 32 सीटें इनके पास। लेकिन बावजूद उसके 32 सीटें हैं, लेकिन इनकी दो जगह हुकूमत थी, दो जगह पर सरकार थी तृणमूल कांग्रेस की, बंगाल में, डीएमके की तमिलनाडु में। दोनों सरकारें चली गई हैं तो जाहिर है उसका असर लोकसभा में पड़ेगा। सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, संख्या बल पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सांसदों के बीच में कुछ न कुछ कमजोर कड़ियां जुड़ती हुई दिख सकती। पहला असर ये पड़ेगा। दूसरा असर पड़ेगा कि विपक्ष की जो एकता थी वो और मजबूत होगी, कि यहां से कमजोरी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है, ये चुनाव समझ आ गया है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पिछली बार भी हमने बताया था कि प्रकला प्रभाकर जो निर्मला सीतारमन के पति हैं, मुख्य एक बड़े जानकार हैं, उनका तो यहां तक कहना है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ देना छोड़ देना चाहिए, विपक्ष को बहिष्कार कर देना चाहिए और अब आने वाले वक्त में कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पर उसकी उनकी बात कोई मानेगा कि नहीं मानेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने ये सुझाव ऑपोजिशन पार्टीज को दिया था। अब एक इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। अगले सप्ताह वो बैठक होने की संभावना है। अभी तक, लेकिन जब हम लोग रिकॉर्ड वीडियो कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जल्द शायद इस्तीफा देंगे, कैबिनेट की बैठक हो सकता है बुलाई जाए और उसके बाद उसके बाद विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी की जाएगी, ताकि नई विधानसभा के बनने का रास्ता साफ हो। बन तो गई है, इसको
चुनाव जीत गए हैं लोग वो, लेकिन एक औपचारिकता रहती है क्योंकि अभी तक जब नए विधायक आएँगे तो वो लोग विधायक विधानसभा में बैठेंगे। उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो का नई सरकार बनने की कवायद जो है वो शुरू होगी। तो ये पूरा घटनाक्रम है। ममता बनर्जी का कद पर ज़रूर असर पड़ेगा, ममता बनर्जी की ताकत जो है उस पर ज़रूर असर पड़ेगा। ममता बनर्जी लेकिन कोई न कोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें डिटेल बताएँगी हुआ क्या है। बंगाल में लोकसभा के आप जानते हैं 42 सीटें हैं, उनमें से बड़ी सीटें जीतने में कामयाब हुई थी बीजेपी कांग्रेस सॉरी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। लेकिन आगे इसका भविष्य क्या होगा, कितनी सीटें जीत पाएगी? जो पॉपुलर लीडर्स थीं ममता बनर्जी की पार्टी में, सायोनी घोष, उनका क्या होगा? महुआ मोइत्रा का क्या होगा? क्या वो पार्टी के साथ रहेंगी, पार्टी को मजबूती देती रहेंगी? सायोनी घोष का एक ट्वीट भी आया है, उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और मजबूती के साथ ममता बनर्जी का समर्थन साथ देते रहेंगे। अब लेकिन फ्यूचर उनका किस तरह होगा, पार्टी में वो लोग क्या काम कर पाएंगे? ममता बनर्जी क्या अब दिल्ली का रास्ता देखेंगी, दिल्ली की तरफ रुख करेंगी और दिल्ली की राजनीति में सक्रियता से अपनी भागीदारी निभाएंगी, या फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ही बनी रहेंगी और एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर विपक्ष में अपना काम करेंगी? हालांकि वो विधानसभा नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी दोबारा कोशिश करेंगी? किसी जगह से अगर बाई इलेक्शन होता है तो लड़ाई लड़ेंगी, या फिर वो विपक्ष के नेता के तौर पर सदन के बाहर से ही लगातार लड़ाई लड़ती रहेंगी? ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी किन को बनाएंगी नेता प्रतिपक्ष, ये भी होगा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इंडिया अलायंस का नेता बनने का उनका जो ख्वाब था कि शायद वो बन सकती हैं, लेकिन अब वो नेता बनने का ख्वाब उनका पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। टीएमसी के कुछ जीते हुए विधायक और अन्य कुछ और नेताओं के भी भाजपा में जाने की संभावना है। क्या वो चले जाएंगे? लेकिन नतीजों से राज्यसभा के समीकरण में भी बदलाव होगा, भाजपा की सीटों में इजाफा होगा। इस तरह विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट सीधे तौर पर संसद पर भी असर डालेगा। यही नहीं, 2029 के आम चुनाव में टीएमसी इतना मजबूत रहती है कि नहीं, ये भी देखना होगा। अब तो खैर सब पॉलिटिकल पार्टीज पर यह सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि वो मजबूत रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और जो प्रकला प्रभाकर ने सुझाव दिया था, क्या उस सुझाव को कोई मानने वाला है? अब ये भी सवाल है। बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए थे सितंबर के महीने में, उसमें प्रकला प्रभाकर ने कहा था कि अब समय आ गया है जब जिस तरह से ओपोजिशन पार्टीज के सारे सांसदों को रिजाइन कर देना चाहिए और अब कोई मतलब नहीं है कि वो चुनाव में भागीदारी करें। उन्होंने साफ बताया था कि किस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है और ज्ञानेश कुमार कैसे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओपोजिशन पार्टीज तो अपनी कॉल लेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से काम करती हैं। क्या ये होगा मालूम नहीं है, लेकिन एक बड़ी बैठक बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की, और उसमें अब आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। हर चुनाव के बाद हम लोग इस तरह की बैठकों को होते हुए देखते हैं, लेकिन उन बैठकों से निकलता क्या है वो भी हम जानते हैं। ना तो विपक्ष एक यूनाइटेड फेस पोज करके आज तक जनता के सामने जा पाया है, ना ही बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिसीज हैं, उनको इतनी मजबूती के साथ अभी तक काउंटर कर पाया है जनता के सामने कि जनता को कन्विंस कर पाए। ये तमाम बातें हम लोग कह रहे हैं, इन बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये भी कह रहे हैं कि जो चुनाव हुआ है वो 100% निष्पक्ष है। उसमें कई ऐसे दावे हैं, कई ऐसे बातें हैं जिनके सवाल आने की उम्मीद है, जो आने वाले वक्त में आएंगे। कई प्रश्न खड़े किए थे, राहुल गांधी ने भी वोट चोरी की बात की थी। राहुल गांधी ने 3 अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बताया था कि किस तरीके से वोटों की धांधली की संभावनाएं हैं। कि एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि कैसे वोट काटे जा रहे हैं, दूसरे में बताया कि किस तरीके से वोटों को जोड़ा जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने बताया था हरियाणा में कैसे 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई है। उन्होंने ये भी बताया था कि एक कोई ब्राजील की मॉडल हैं, उस मॉडल का चेहरा था और अलग-अलग फोटोज के ऊपर उनका किसी और का नाम लिखा हुआ था। वो सारी बातें हमारे सामने आई थी। लेकिन विपक्ष के अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें इस पर नहीं आई थी। अब इस पर कितनी आवाजें उठती हैं ये देखना है। अब कैसे बीजेपी के जो सर्ज है, राइज है, उसको कंट्रोल ओपोजिशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और लगातार बीजेपी की शक्ति राज्यसभा में बढ़ती जा रही है। बहुत जल्द बीजेपी या बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ सकते हैं, और उसके बाद किसी भी बिल को स्टॉल करना ओपोजिशन के लिए संभव नहीं होगा। ये तमाम चीजें हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में जो सत्र होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, मानसून सेशन जब आएगा जुलाई के महीने में,
और उसके पहले जो अपोजिशन की रैलीज़ होंगी, अपोजिशन की जॉइंट मीटिंग होगी, वो सारी चीज़ें भी नज़र रहेंगी कि हिंदुस्तान की राजनीति अब किस तरफ, किस करवट बदलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।